इस वीडियो में हम देखेंगे कि वो क्या रीज़न्स थे जिसकी वजह से इंडियन इकॉनमी अंडर डेवलप्ड थी एंड डेवलपमेंट रुकी हुई थी इंडिपेंडेंस के टाइम पर 1947 में। एंड इंडिपेंडेंस से पहले क्या सिचुएशन थी। ये वीडियो जो 11th एंड 12th क्लास के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही, प्लस जो स्टूडेंट्स इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया स्टडी कर रहे हैं उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है, जो स्टूडेंट्स यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। एंड अगर 11th एंड 12th क्लास के स्टूडेंट्स ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे तो अभी तो फ़ायदा होगा ही, फ्यूचर में भी अगर वो यूपीएससी की या किसी और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करेंगे तो उनको फ़ायदा होगा। 1894 में ब्रिटिश इंडिया के जो वाइसरॉय थे विक्टर अलेक्जेंडर ब्रूस, उन्होंने बोला था कि अगर ब्रिटिश एम्पायर इंडिया को लूज़ कर देगा तो ब्रिटिश एम्पायर का सूरज ढल जाएगा। तो इससे ये पता चलता है कि इंडिया ब्रिटिश एम्पायर के लिए कितना इम्पोर्टेंट था। क्वेश्चन यहाँ पे ये उठता है कि इंडिया इतना इम्पोर्टेंट क्यों था ब्रिटिश एम्पायर के लिए। बिकॉज जो ब्रिटिश एम्पायर ने 200 ईयर्स रूल किया इंडिया पे, उसमें ब्रिटिश एम्पायर का सोल पर्पस था कि इंडिया से जितना भी रॉ मटेरियल्स है उसको ब्रिटेन में सप्लाई करना। एंड ब्रिटेन को रॉ मटेरियल्स इसलिए चाहिए था क्योंकि ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट हो गया था। अब इंडस्ट्रियलाइजेशन से मतलब है कि ब्रिटेन में फैक्ट्रीज़ एंड मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स सेटअप हो रहे थे एंड वो प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर कर रहे थे जिसको कि वो पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट कर रहे थे। अब हर प्रोडक्ट बनाने के लिए रॉ मटेरियल्स चाहिए होता है, जैसे कपड़े बनाने के लिए कॉटन, रोटी बनाने के लिए वीट, कार बनाने के लिए आयरन, स्टील, एल्यूमिनियम एट्सेट्रा। तो इंडिया को एज ए रॉ मटेरियल सप्लाई करने वाली कंट्री बना दिया था ब्रिटिश एम्पायर ने। ब्रिटिश रूल आने से पहले इंडिया एक इंडिपेंडेंट इकोनॉमी था, जिसका मतलब है कि इंडिया अपने इकोनॉमिक डिसीजंस खुद लेता था। इंडिया में जो रॉ मटेरियल्स एंड रिसोर्सेज होते थे उनका यूज़ डोमेस्टिक प्रोडक्शन और कंजप्शन के लिए इंडिया करता था। बेसिकली बोलें तो इंडिया एज ए कंट्री भी इंडिपेंडेंट था और इंडिया की इकोनॉमी भी इंडिपेंडेंट थी। इसका एक एग्जांपल ये भी ले सकते हैं कि इंडियन विलेजेस में, इंडियन गांव में जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट होते थे वो गांव वाले खुद ही कंज्यूम कर लेते थे और आसपास डिस्ट्रीब्यूशन कर देते थे जो कि आसपास के गांव थे। तो विलेजेस आउटसाइड मार्केट्स पे इतना डिपेंडेंट नहीं रहते थे, वो इंडिपेंडेंट थे। उनका प्रोडक्शन और कंजम्पशन आसपास के गांव और खुद के गांव में होता था। इसका एक रीज़न ये भी था क्योंकि जो कनेक्टिविटी थी दूर के एरिया से वो इतनी अच्छी थी नहीं इंडिया में, तो ट्रांसपोर्ट करने में भी प्रॉब्लम होती थी। तो जो लोकल प्रोड्यूस होता था उसको लोकल ही कंज्यूम कर लेते थे। एग्रीकल्चर मेन सोर्स था इनकम का इंडिया में। इट मीन्स कि मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन खेती में लगे हुए थे पैसे कमाने के लिए। एक फ्रांस के ट्रैवलर थे फ्रैंकोइस बर्नियर, वो 17th सेंचुरी में इंडिया आए थे। वो इंडिया में 1658 से 1670 तक 12 साल रहे थे। उन्होंने बंगाल के बारे में बोला था कि मैं 2 बार बंगाल आया हूँ एंड मेरे को लगता है कि बंगाल इजिप्ट से ज़्यादा रिच है। बंगाल से बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में कॉटन, सिल्क, राइस, शुगर एंड बटर एक्सपोर्ट होता है और बंगाल में अपने लिए भी इनफ क्वांटिटी है। वीट, वेजिटेबल्स, गोट्स, डक्स, फिश ये भी इनफ क्वांटिटी में है। इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ भी होती थी। इंडिया का हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री फेमस था। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कॉटन और सिल्क के प्रोडक्ट्स इंडिया में अच्छे बनते थे। मेटल और प्रेशियस स्टोन्स के प्रोडक्ट भी इंडिया में बहुत अच्छे बनते थे जो कि वर्ल्ड फेमस थे। हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री से जो प्रोडक्ट्स बनते थे वो वर्ल्ड में भी फेमस थे। इंटरनेशनल मार्केट में भी उनकी डिमांड थी, उनकी अच्छी रेपुटेशन थी इंटरनेशनल मार्केट में। एंड उसके मेन रीजंस थे कि जो क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल उसमें यूज़ होता था वो अच्छा था और जो कारीगर थे उनमें हुनर था, मतलब कि वो क्राफ्ट इतना अच्छा करते थे, इतना अच्छा बनाते थे कि वो फेमस हो जाते थे वर्ल्ड में। इंडिया का मुस्लिम वर्ल्ड में बहुत फेमस था। इसका ओरिजिन बंगाल में था। मुस्लिम को मलमल भी बोला जाता है और ये मुस्लिम ऑफ डेक्का के नाम से फेमस था। डेक्का बांग्लादेश की जो प्रेजेंट राजधानी है ढाका, उसका पुराना नाम था। मुस्लिम इतना फेमस था कि इजिप्ट में जो ममीज़ थीं उनको जब बरी किया जाता था, उनको दफनाया जाता था, तो उनको इंडिया के मुस्लिम से ही, इंडिया के मलमल से लपेटा जाता था। मुस्लिम को फॉरेनर्स मलमल शाही या मलमल खास भी बोलते थे एंड ग्रीस में तो मलमल को गंगे टिका के नाम से जाना जाता था। टी.एन. मुखर्जी मलमल के बारे में बोलते हैं कि जो मलमल का एक पीस 20 यार्ड्स लंबा और 1 यार्ड चौड़ा होता था वो एक अंगूठी से आर पार हो जाता था, लेकिन उसको बनाने में 6 महीने का टाइम लगता था। तो उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी थी, इतना सॉफ्ट होता था कि अगर आप एक अंगूठी में से, एक रिंग में से उसको पास करेंगे तो वो उतना बड़ा पीस ऑफ क्लॉथ आराम से पास हो जाता था। इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में और भी चीज़ें फेमस थी, जैसे कि धोतीज एंड दुपट्टास ऑफ अहमदाबाद, नागपुर और मुर्शिदाबाद के सिल्क के कपड़े, कश्मीर, अमृतसर और लुधियाना के शॉल्स।
इंडिया के आर्टिस्ट भी बहुत फेमस थे, जैसे मार्बल की जो मूर्तियाँ बनती थी और मार्बल के जो अदर प्रोडक्ट्स बनते थे उनकी कारीगरी भी बहुत अच्छी होती थी, वो फेमस थे। स्टोन्स, पत्थर की ज्वेलरी, वो भी बहुत फेमस थे। फिर मेटल की बात करें तो ब्रास और कॉपर, इनके जो प्रोडक्ट्स बनते थे, इनके बर्तन बनते होंगे, जो भी प्रोडक्ट्स बनते थे वो भी बहुत फेमस थे। लकड़ी का काम, लकड़ी के प्रोडक्ट्स जो बनते थे वो भी बहुत फेमस थे। और मेटल्स की बात करें तो कुतुब मीनार में एक आयरन का, लोहे का एक स्तंभ है, पोल है, जो कि जिसमें अभी तक जंग नहीं लगा है। तो उससे ये भी पता चलता है कि उस टाइम पे इंडिया में जो मेटलर्जी का नॉलेज था वो कितना हाई लेवल था, कि उसको इतने अच्छे से बनाया गया है कि उसमें अभी तक जंग नहीं लगा हुआ है। और इंडिया डोमेस्टिकली तो कंज्यूम करता ही था, जो प्रोडक्ट्स इंडिया में प्रोड्यूस होते थे इनको एक्सपोर्ट भी करता था फ़ॉरेन में। एंड इंडिया के मसाले, स्पाइसेस तो वर्ल्ड फेमस थे ही, उनको भी एक्सपोर्ट करता था इंडिया। लेकिन जब ब्रिटिश रूल आया तो ब्रिटिश एम्पायर का मोटिव इंडियन इकोनॉमी को डेवलप करना बिल्कुल नहीं था। उनका मोटिव ये था कि इंडिया के रिसोर्सेज यूज़ करके ब्रिटेन की इकोनॉमी को डेवलप किया जाए। एज अ रिज़ल्ट इंडिया, जो कि एक इंडिपेंडेंट इकोनॉमी था, वो अब ब्रिटेन पर डिपेंडेंट हो गया था। अब इंडिया से रॉ मटेरियल्स ब्रिटेन जाते थे एंड ब्रिटेन उन रॉ मटेरियल से प्रोडक्ट प्रोड्यूस करके इंडिया में एक्सपोर्ट करता था और इंडियन पॉपुलेशन उसको कंज्यूम करती थी। ब्रिटिश रूल से पहले जहाँ की इंडिया सेल्फ सफिशिएंट था, उस ब्रिटिश रूल आने के बाद इंडिया ब्रिटेन पर डिपेंडेंट हो गया था प्रोडक्ट्स के लिए। और अगर इंडिया के ग्रोथ रेट की बात करें तो रियल आउटपुट मतलब 1900 से लेकर 1950 तक अराउंड 2% से भी कम था। VKRV राव का एस्टिमेट्स जो हैं उसको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है अगर इंडिया की ग्रोथ को कैलकुलेट करना है तो।